सड़कों पर जो मर रहे हैं, 14 करोड़ लोगों की हालत खराब कर दी। आपको पता है कि 750 के लोग करीब मजदूरों की जान जा चुकी है। जो लोग सड़कों पर भूख से नहीं मरे वो गाड़ियों से रौंद के मारे गए, जो गाड़ियों से रौंद के नहीं मरे वो गाड़ियों के टकराने से मरे, जो वहाँ नहीं मरे वो गाड़ियाँ पलटने से उसके माल जो सामान था ट्रकों में उसके नीचे दबकर मरे, जो वहाँ नहीं मरे वो रेलों में कट के मरे। और प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमको पहली बार चिड़ियाओं की चींची आवाज़ सुनाई दे रही है, हमको पहली बार जंगली पशु सड़कों पर टहलते हुए देखे, विचरण करते हुए, हमको दूर से सुदूर पहाड़ी नज़र आने लग गई। बे औलाद इंसान ऐसा ही होता है। औलाद वाला होता तो वो देखता कि मुझे दिखी सड़कों पर मासूम बच्चियाँ, वो बच्चियाँ चल रही थी, उनके पैरों की खाल निकल गई थी, चीख रही थी, बच्चियाँ तड़प रही थी, वो बच्चे तड़प रहे थे, वो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं किस तरीके से खुले में बच्चे जन करके फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर रही थी। ये बोलता अगर औलाद वाला होता तो कहता कि हाँ देखिए रेल के अंदर भूख से मारे गए लोग, बिना पानी के मारे गए। और अब देखिए इनका जफर इस्लाम, इनका जो प्रवक्ता है, उसने तो कह दिया, कह रहा है कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि कोरोना इतना कमज़ोर होता है। हमने तो इसलिए सारा ताला बंद कर दिया था कि पहले हम सोचते कोरोना बहुत खतरनाक है, करोड़ों लोगों को मार देगा। मैं पहले बोल चुका हूँ नदीम कि ये फर्जी डिग्री वाला क्या बोलेगा, ये बोलने वाला है। अगर मैं ताला बंद नहीं करता तो पूरा देश मर जाता, इसलिए मैंने ताला बंद कर दिया। जो मर गए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, पर ये बेशर्म माफ़ी भी नहीं मांगेगा। अब क्या हो रहा है, अब बिहार के चुनाव की तैयारी है। तो मैंने कहा आपदा को अवसर में बदलने का खेल आप समझिए। बाकी कोई न रैली कर सकता, न रैला कर सकता, न मीटिंग कर सकता, न कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बिहार के लोगों से भी आग्रह करता हूँ और देश के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, अगर मेरी बात गलत हो तो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला उठाया। मैं आप सब भारत की महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि जसोदाबेन मोदी का दोस्त बताए अपनी पत्नी को बिना तलाक के छोड़ करके दूसरों की पत्नियों को न्याय दिलाने का ये इंसाफ करने वाला व्यक्ति है, ये इसका चुनावी स्टंट है। ये मानना पड़ेगा, ये चुनावी स्टंट है इस आदमी का। इसने क्या क्या काम किए जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। कहा कि हमने राम मंदिर का फैसला कराया तो रिश्वत के रूप में उस मुख्य न्यायाधीश रह चुके गोगोई को राज्यसभा की कुर्सी सौंपी गई। सौदा किया, इसमें पैसा कहाँ लगा? आपने कहा हमने धारा 370 खत्म कर दी, इसमें पैसा कहाँ से लगा? आपने कहा हमने 3 तलाक खत्म कर दिए, इसमें पैसा कहाँ से लगा? एक योजना बताओ, उसने पूरे देश को ताले में बंद कर दिया, पैसा कहाँ लगा? देश का लाल किला गिरवी रख दिया, पैसा कहाँ गया भैया? हमारे देश के एक्सप्रेस वे गिरवी रख दिए, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का रेलवे बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का भेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का गेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का सेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश की नदियाँ बेच दी, पैसा कहाँ गया? हमारे देश की ज़मीनें छीन कर किसानों की बेच दी, खदानें बेच दी, हमारे देश के बैंक बेच दिए, और हमारे देश का पैसा कहाँ गया? क्योंकि सारे काम तो बिना पैसे के हुए। कि भारत में पूरी तरीके से जब लगभग 500 मामले थे तब लॉकडाउन कर देना, या तो मोदी तब पागल थे तब फैसला लिया, और आज अनुमानित रोजाना 9000 से ज़्यादा रोजाना मामले उजागर हो रहे हैं। आज आपने तब अनलॉक की तरफ बढ़ गए। या तो मोदी तब पागलपन था मोदी का, या अब पागलपन है। लेकिन मैं इसको इस रूप में लेता हूँ, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू बहुत समझदार थे। नेहरू जानते थे कि देश को चलाने के लिए देश के बुद्धिजीवी विद्वान लोगों का साथ लेना भी जरूरी है, और सारे बुद्धिजीवी और विद्वान लोग चुनाव जीत करके आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। या वो सब चुनाव लड़ते हों या वो सब लोग IAS अधिकारी हों, वो ये जानते थे कि जो व्यक्ति देश का चुनाव जीत करके आएगा वो अच्छा भाषण देने वाला होगा, जाति धर्म मजा पंथ इस तरीके से चुनाव जीत कर आएगा। और दूसरा, किताबों को पढ़ करके जिसको रट्टू प्रवृत्ति का व्यक्ति, वो एक चुन करके आएगा IAS बन करके। इन दो के भरोसे देश नहीं चल सकता है। देश के विद्वान बुद्धिमान लोगों का साथ लेना पड़ेगा। उसके लिए मोदी अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया था। और आप देखिए तब से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के शिक्षित राजनेताओं में से एक थे उस जमाने में। और नरेंद्र मोदी की सरकार
मैं नहीं कह रहा हूँ, ICMR भी कह रहा है, एम्स भी, और तमाम जो पूरे हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने या मोदी ने हमसे ना तो तब राय ली जब कोरोना पैर पसार रहा था, जब पूरा लॉकडाउन किया गया, और ना अब राय ली है जब अनलॉक 1 की तरफ। लेकिन अनलॉक 1 आज नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को पहली बार जब एक मामला भारत में उजागर हुआ था, उस दिन विश्व में कोरोना आपातकाल घोषित किया था, और दोबारा घोषित किया था 2 मई को, और 3 मई को अगर आपको ध्यान हो तो थल सेना ने बैंड बजाया, हमारे जो लड़ाकू जहाज हैं उन्होंने पुष्प वर्षा की, और हमारे जल सेना ने आतिशबाजी की थी कोरोना योद्धाओं के पक्ष में। ये मैं 3 मई का जिक्र कर रहा हूँ। और 4 मई को दारू के ठेके खोले गए, और दारू के ठेकों पर एक दारू के ठेके पर 4-4, 5-5, 8-8 हज़ार लोगों की भीड़ उमड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोरोना आदमी के संपर्क में आने से फैलता है तो मैंने हिसाब लगाया कि टोटल भारत के अंदर 8 करोड़ लोग सड़कों पर थे और कतार में थे और एक दूसरे से सटे हुए थे। तो 40 दिन तक हमारे देश की 137 करोड़ की आबादी, जो पूरा उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, अस्वस्थ लोग घरों में कैदी की तरह रहे, देश के प्रधानमंत्री के आदेश लॉकडाउन के नियम का पालन किया, और आपने उसे पानी फेर दिया। दिल्ली में हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो मुझे दिल्ली वासी आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मैं कहता हूं, अरविंद केजरीवाल बताएं, मैं सामाजिक क्षेत्र छोड़ दूंगा, मैं सामाजिक कार्यकर्ता अपने जो जिम्मेदारी हमारी है मैं इनसे विमुख हो जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल बताए कि राजधानी दिल्ली में दारू के ठेके खुलवाने के लिए क्या रेफरेंडम करवाया गया था? कोई रेफरेंडम नहीं करवाया गया था। तो सवाल ये है, आपको मैं दूसरा बात कहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले लॉकडाउन के दिन क्या कहा? हमने 18 दिन में महाभारत जीता। अब महाभारत में कौरव और पांडव सगे चाचा और ताऊ की संतानें थी, और इंसान दिखता है, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, वो नर हो, नारी हो, किन्नर हो, सब दिखते थे। तो महाभारत में जो लड़ने वाले थे वो सब एक दूसरे को नजर आते थे। तो आपको इस व्यक्ति की मनोदशा को समझना पड़ेगा, जिसको कोरोना के वायरस में और महाभारत में लड़ने वाले योद्धाओं में अंतर मालूम नहीं है। तो कहा कि हम 21 दिन में इसे हरा देंगे। तुम क्या हराओगे? कोरोना का वायरस को वो कोई जीव जंतु तो है नहीं कि तुम पकड़ोगे। हमने मोदी को दिया, हमने कहा उठा मोदी तू भी तलवार, उठा मोदी तू भी गांडी, उठा मोदी गधर मार डाल, ऐसा नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से देश को बचाने के प्रति कितना गंभीर थे, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। क्यों? क्या 30 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब कोरोना आपातकाल घोषित कर दिया था, तब क्यों नहीं मोदी इस पर पहल किए? तो मैं आपको बताता हूं, बड़ी चतुराई के साथ में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को कोरोना की चपेट में धकेला 3 बड़े काम के लिए। राजधानी दिल्ली में जो इनका वनवास विधानसभा चुनाव में, उससे घर वापसी को लेकर के। दूसरा बड़ा काम, इनके एक दोस्त हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी सुरंग में घुसे, देखिए ये हाई तो लगेगी। और तीसरा बड़ा काम था मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराना। तो कमलनाथ की सरकार गिरती है 23 मार्च को, और 24 मार्च को साहब बैठते हैं टेलीविज़न में, गाल बजाते हैं आधा घंटे में और पूरा तालाबंद कर देते हैं। आपने ताली बजाने के लिए, थाली बजाने के लिए, घंटी घड़ियाल बजाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया। और दूसरा जो बड़ा काम था वो था कोरोना की आड़ में हमारे देश के करोड़ों मजदूर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, भूमिहीन हैं, उनको सताना, उन्हें पिटवाना और उन्हें मरवाना। जो मकसद पूरा नहीं हुआ। 30 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, मैं बार बार बोलता रहा हूं, क्या आपने नहीं देखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भारत की करुणा है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये भारत की करुणा है कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यदि गैर मुसलमान पीड़ित है हम उसको भारत में लाएं। अरे भारत की करुणा, ये भारत की करुणा नहीं है कि करोड़ों भारतीय मजदूरों के पैर की खाल निकल गई, पस पड़ गया उनके पैरों में। हमारे देश की सैकड़ों महिलाओं ने, जो बच्चे, अजन्मे बच्चे, उनकी लाखों लाख, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय किए। अरे तुमने तो मजदूरों को तो दिया दंड, गर्भवती महिलाओं को दंड दिया। अरे मूर्ख,
तुमने तो इतनी बड़ी गद्दारी कर दी, अजन्मे बच्चों को भी तुमने दंड दिया। कई महिलाओं ने रस्तों में बच्चे जन्मे खुले आसमान के नीचे। आप कहते हैं हमारे भारत की करुणा है। आपने देखा अश्वेत नागरिक की एक हत्या की है अमेरिका के अंदर। उस श्वेत पुलिस अधिकारी की पत्नी ने कहा मैं इसके साथ 1 मिनट नहीं रहती हूँ, तलाक के लिए एप्लीकेशन लगा दी, इसके 1 कौड़ी नहीं चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ नदीम, हमारे हिंदुस्तान के 97 लोगों का हत्यारा बाबू बजरंगी, 33 लोगों को अधमरा करने वाला, आज भी उसका वीडियो फोटो वायरल हो रहा है। राजधानी दिल्ली के दंगे कि जिस प्रकार मैं पूर्वी दिल्ली में अगर मैंने देखा दंगों के बाद कि क्या स्थिति है, ठीक बाबू बजरंगी की तर्ज पर एक घर में घुसकर लूटपाट करके वहां का सिलेंडर निकालकर दूसरे घर में जला के जैसे फेंका गया। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि बाबू बजरंगी एक गरीब आदमी की वो जाली नोट लेकर गया था, उसकी हत्या पर पूरा अमेरिका खड़ा हो गया। वहां के राष्ट्रपति को सुरंग में घुसना पड़ा। और यहाँ 97 हत्यारा और 33 लोगों को अधमरा करने वाले के साथ आज भी गृह मंत्री रह चुके तड़ी पार के संबंध है, आज भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और नरेंद्र मोदी के संबंध है। इसी कारण पे आज बाबू बजरंगी बाहर है। और बाबू बजरंगी के बाहर नहीं, मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली के दंगों में बहुत बड़ी पटकथा ऐसे ही लोगों के द्वारा रची गई थी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये किसने कहा, हमारा देश तो हमारे वासुदेव कुटुंबकम है पूरे संसार को। हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल कैसे है, क्योंकि आपको हमारे देश के संविधान से भी घृणा है। हमारे देश के संविधान की आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, और उसकी हत्या करके आपने विभाजनकारी कानून बनाया। और क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री दावे से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब आपदा को अवसर में तब्दील करना चाहिए। अब देखिए देश कोरोना की संकट चपेट में फंसा हुआ है, महामारी में झोंक दिया आपने, और अब आपका रूप बदल गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय में जो बहादुर छात्र छात्राएं हमारे देश के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए ये विभाजनकारी षड्यंत्रकारी जो कानून है CAA उसका विरोध कर रहे हैं। और जो हमारे देश में अभी तो मोदी सरकार ने लोगों की रोजी रोटी छीनी है, करोड़ों करोड़ों जो मजदूर आपने देखे होंगे सड़कों पर जो मर रहे हैं, 14 करोड़ लोगों की हालत खराब कर दी। आपको पता है कि 750 के लोग करीब मजदूरों की जान जा चुकी है। जो लोग सड़कों पर भूख से नहीं मरे वो गाड़ियों से रौंद के मारे गए, जो गाड़ियों से रौंद के नहीं मरे वो गाड़ियों के टकराने से मरे, जो वहाँ नहीं मरे वो गाड़ियाँ पलटने से उसके माल जो सामान था ट्रकों में उसके नीचे दबकर मरे, जो वहाँ नहीं मरे वो रेलों में कट के मरे। और प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए हमको पहली बार चिड़ियाओं की चींची आवाज़ सुनाई दे रही है, हमको पहली बार जंगली पशु सड़कों पर टहलते हुए देखे, विचरण करते हुए, हमको दूर से सुदूर पहाड़ी नजर आने लग गई। बे औलाद इंसान ऐसा ही होता है, औलाद वाला होता तो वो देखता कि मुझे दिखी सड़कों पर मासूम बच्चियाँ, वो बच्चियाँ चल रही थी, उनके पैरों की खाल निकल गई थी, चीख रही थी, बच्चियाँ तड़प रही थी, वो बच्चे तड़प रहे थे, वो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं किस तरीके से खुले में बच्चे जन करके फिर सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र कर रही थी। ये बोलता अगर औलाद वाला होता तो कहता कि हाँ देखिए रेल के अंदर भूख से मारे गए लोग, बिना पानी के मारे गए। और अब देखिए इनका जफर इस्लाम, इनका जो प्रवक्ता है, उसने तो कह दिया, कह रहा है कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि कोरोना इतना कमज़ोर होता है। हमने तो इसलिए सारा ताला बंद कर दिया था कि पहले हम सोचते कोरोना बहुत खतरनाक है, करोड़ों लोगों को मार देगा। मैं पहले बोल चुका हूँ नदीम कि ये फर्जी डिग्री वाला क्या बोलेगा, ये बोलने वाला है। अगर मैं ताला बंद नहीं करता तो पूरा देश मर जाता, इसलिए मैंने ताला बंद कर दिया। जो मर गए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, पर ये बेशर्म माफ़ी भी नहीं मांगेगा। अब क्या हो रहा है, अब बिहार के चुनाव की तैयारी है। तो मैंने कहा आपदा को अवसर में बदलने का खेल आप समझिए। बाकी कोई न रैली कर सकता, न रैला कर सकता, न मीटिंग कर सकता, न कुछ कर सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बिहार के लोगों से भी आग्रह करता हूँ और देश के लोगों से भी आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, अगर मेरी बात गलत हो तो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने महिलाओं के लिए 3 तलाक का मामला उठाया। मैं आप सब भारत की महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि जसोदाबेन मोदी का दोस्त बताए, अपनी पत्नी को बिना तलाक के छोड़ करके दूसरों की पत्नियों को न्याय दिलाने का ये इंसाफ करने वाला व्यक्ति है, ये इसका चुनावी स्टंट है, ये मानना पड़ेगा। ये चुनावी स्टंट है इस आदमी का। इसने क्या क्या काम किए जिसमें कोई पैसा नहीं लगता। कहा कि हमने राम मंदिर का फैसला कराया तो रिश्वत के रूप में
उस मुख्य न्यायाधीश रह चुके गोगोई को राज्यसभा की कुर्सी सौंपी गई। सौदा किया, इसमें पैसा कहाँ लगा? आपने कहा हमने धारा 370 खत्म कर दी, इसमें पैसा कहाँ से लगा? आपने कहा हमने 3 तलाक खत्म कर दिए, इसमें पैसा कहाँ से लगा? एक योजना बताओ, उसने पूरे देश को ताले में बंद कर दिया, पैसा कहाँ लगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश का लाल किला गिरवी रख दिया, पैसा कहाँ गया भैया? हमारे देश के एक्सप्रेस वे गिरवी रख दिए, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का रेलवे बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का भेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का गेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश का सेल बेच दिया, पैसा कहाँ गया? हमारे देश की नदियाँ बेच दी, पैसा कहाँ गया? हमारे देश की ज़मीनें छीन कर किसानों की बेच दी, खदानें बेच दी, हमारे देश के बैंक बेच दिए, और हमारे देश का पैसा कहाँ गया? क्योंकि सारे काम तो बिना पैसे के हुए। आपको मालूम है, रूस का एडीबी बैंक है 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर और 75 अरब, मतलब लगभग 190 अरब अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक और रूस के एडीबी बैंक से लिया गया देश में कोरोना से निपटने के लिए। और प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह क्या पीएम केयर बनाया गया, और पैसा वहाँ भी आया। तो जब मेरे देश के मजदूरों ने क्या मांगा था, रेल सेवा मोदी के बाप ने शुरू नहीं की थी, पहले से चल रही थी। ये बहुत बेतुकी बात चल रही है कि कौन बस लगा रहा और कौन बस हटा रहा है। अरे मूर्ख आदमी, मात्र 500 लोगों का हमारे देश में कोरोना के मामले थे, तुमको ताला बंद करना था। रेल तो पहले से चल रही थी, वो न चाय बेच करके और न कंपनियों के हिस्सा में टुकड़े टुकड़ों में भारत को बेच रहा है कंपनियों को, तब भी रेल नहीं खड़ी हुई थी, रेल बेची जा रही है। मैं बात ये कह रहा हूँ, रेल चल रही थी, बस चल रही थी, हमारे देश के मजदूरों को उनके घर जाने देता, और लोग घर पहुँच जाते, उसके बाद ताला बंद करते। लेकिन नहीं, योजना ये नहीं थी। जो हमारे देश की आज़ादी की जंग में संघ परिवार ने देश को बर्बाद करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए सुपारी ली थी, उसकी अदायगी आज हो रही है। गांव-गांव तक इस शख्स ने कोरोना फैला दिया। हमारे देश में जिन औरतों ने सड़कों पर बच्चे जने खुले आसमान के नीचे और सैकड़ों किलोमीटर चली है, उनका कोरोना लाने में कोई दोष नहीं है। जिन करोड़ों मजदूरों के पैर की खाल निकल गई, उनका कोरोना लाने में कोई दोष नहीं है। जिन जिन मजदूरों की जान चली गई भूख से, और जो गाड़ियों से कट के मरे, जो गाड़ियों से रौंद के मरे, जो गाड़ियों के नीचे दब के मरे और गाड़ियों के टकराने से मरे, उनका कोई दोष नहीं है। तो मैं दूसरा आग्रह करता हूँ कि हमारे देश के करोड़ों निर्दोषों को बर्बाद करने वाले मोदी सरकार को सबक सिखाना चाहिए आपको।